ये कटोरा जो है हमारा देश है, ये दूध है हम हैं, और इसमें आपकी कोई जगह नहीं है, इशारों-इशारों में। नमस्कार, मैं हूँ ट्रेन नंबर 1464 में, जो कि जबलपुर से सोमनाथ चलने वाली एक ट्रेन है। एक्चुअली मैं अहमदाबाद में रुकने वाला था और थोड़ा-सा टूर करने वाला था, बट प्लानिंग में थोड़ी-सी चेंज हुई और अब मैं सोमनाथ जा रहा हूँ। और सोमनाथ जो है वो अहमदाबाद से तकरीबन 350 किलोमीटर पड़ता है। अहमदाबाद में मुझे सुबह तकरीबन 7:30 बजे ही टिकट मिल गई। वैसे टिकट मिलना मुश्किल रहता है, बट इस ट्रेन में जो जबलपुर वाली ट्रेन है उसमें एसी कोचेस 3rd एसी और सेकंड फर्स्ट खाली जा रही थी। एक तरह से देखा जाए तो गुजरात में ये मेरा तीसरा दिन है। पहले वडोदरा गया, उसके बाद फिर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा से मुलाकात हुई। अब गुजरात की बात की जाए तो लोथल एक्चुअली भारत के ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पे स्थित है जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला ट्रेड रूट माना जाता है। खैर, हम अगर बात करें धोलावीरा की, तो इस वर्ष धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। यानी भारत में अब कुल टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को की। अब आती है बात यहाँ पे शक डायनेस्टी की। शक जो हैं यहाँ पे काफ़ी साल तक राज करते रहे, खासकर 200 से 300 साल वर्ष तक। रुद्रदामन यहाँ पे सबसे बड़े शासक रहे हैं शकों के, और इन्हीं शकों को एक तरह से हरा के राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैनी से बिलोंग करते थे, जो हैं आगे चल के उन्हीं के वंशज कहलाते थे गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंशों के भी कई सारे यहाँ पे डिसेंडेंट यहाँ पे रहे हैं। खैर, जब मध्यकाल हम आते हैं भारत के, हम ये देखते हैं कि अरब इन्वेजन शुरू हो जाता है। तो अरब इन्वेजन में उमैद डायनेस्टी रहती है, क्या कैलिफेट भी बोल सकते हैं। तो वो स्पेन से लेके अफ़गानिस्तान तक फैली हुई। फिर होता ये है कि वो कोशिश ये करते हैं कि भारत में भी घुस जाएं। ये होता है 730 में, जब मोहम्मद बिन कासिम अफ़गानिस्तान के आसपास हिंदू राजाओं को हरा देते हैं, और फिर उनका एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की सिंध होते हुए वो घुसते हैं काठियावाड़, गुजरात की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम की सेना गुजरात के नवसारी में भिड़ती हैं भारत के राजपूत राजाओं से। इसमें बप्पा रावल जी हो गया, नागभट्ट जी हो गए, चालुक्य, गुज्जर प्रतिहार राजा भी रहते हैं इसमें। तो इन सब की सेनाएं कंबाइन होकर मोहम्मद बिन कासिम से लड़ती, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम अरब इन्वेडर थे भारत में। और जब उन्होंने 730 में कब्ज़ा करते करते 738 और 729 की बात है, कहते हैं कि मोहम्मद कासिम कोशिश उसने की थी कि भारत को एक तरह से लूटा जाए, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर में घुसा जाए, लेकिन वो असफल हो जाता है, क्योंकि बप्पा रावल जी फिर उसको वहाँ से मारते भगाते कहते हैं कि उसे तुर्की तक भगाते ले गए। उसके बाद होता ये है कि लगभग 200 से 300 वर्ष तक फिर अरब इन्वेजन यानी मुस्लिम इन्वेडर्स जो होते हैं, खासकर रहा करते थे, वो फिर भारत में आक्रमण करने से पहले 2-4 बार सोचा करते थे। और उसी उमैद कैलिफेट के ही समय में कहते हैं कि जो इस्लाम का था वो गोल्डन ईरा चला था। मोहम्मद गौरी के विषय में आपको वो जानकारी होगी, वो काठियावाड़ में घुसा था, मगर होता ये है कि यहाँ पे उसकी पराजय हो जाती है। ये लगभग 1178 की बात है, और फिर वो बोलता है कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। गौरी के जाने के बाद हम ये देखते हैं कि 1297 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी इस जगह पे आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सफल हो जाता है। यहाँ पे वाघेला वंश के शासन रहते हैं, और यहाँ पे फिर मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हो जाता है। फिर आते हैं हमारे बाजीराव प्रथम। तो जो मराठा संघ था, जैसे गायकवाड़ वडोदरा के, ठीक है, इंदौर के होलकर हो गए, उज्जैन और ग्वालियर के सिंधिया हो गए, ठीक, नागपुर के भोसले हो गए, ये मराठा संघ था। तो बाजीराव पेशवा जी प्रथम की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे अधिकार कर लेते हैं। फिर वो दिल्ली की ओर भी कूच कर जाते हैं। तो 1737 के आसपास फिर वो दिल्ली के शासकों निज़ामों को हराते हैं भोपाल के युद्ध में, और फिर अटक से लेकर कटक तक
भारत में मराठा साम्राज्य फैल जाता है। और दांडी मार्च शुरू होता है 1930 को। ये नमक सत्याग्रह होता है गांधी जी द्वारा, तो ये भी गुजरात में ही होता है। और हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम जाते हैं, वो भी गुजरात के थे। और इस वक्त हमारे जो प्रेजेंट के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजरात के ही हैं। विश्व में ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी धर्म बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बचे हुए हैं। अगर हम देखें तो हिंदू लगभग 80 से 100 करोड़ हैं, मुसलमान जो हैं लगभग 180 से 200 करोड़ हैं, जो क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं, फिर चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो, प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक हो, वो भी लगभग 150 से 200 करोड़ है। बाकी फिर अलग अलग धर्म के हैं। मगर ज़ोरोएस्ट्रियन जो एक्चुअल में ईरान से बिलोंग किया करते थे, तो अरब इन्वेजन जो मोहम्मद बिन कासिम के समय में चल रहा था, उस वक्त वो लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं और गुजरात आते हैं और गुजरात के राजाओं से भेंट करते हैं। और कहावत ये है कि जब ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी जब आते हैं, जब एक राजा से मिलते हैं, तो राजा उनकी भाषा नहीं जानते थे। उनके दरबार में ऐसा कोई नहीं था जो पारसी धर्म को अच्छी तरह से जानता हो। तो होता ये है कि राजा उनके सामने एक दूध का कटोरा रख देते हैं और उसमें दूध भर देते हैं और उनको समझाते हैं ये कटोरा जो है हमारा देश है, ये दूध है हम हैं, और इसमें आपकी कोई जगह नहीं है, इशारों में। तो पारसी उन्हीं के जो उनका लीडर रहता है, तो एक चम्मच शक्कर निकालते हैं और दूध में घोल देते हैं और ये इशारा करते हैं कि शक्कर हम है। तो इस बात से खुश होकर गुजरात के जो राजा रहते हैं उस समय, तो पारसियों को अनुमति देते हैं आप यहाँ रहिए। इस वक्त दुनिया में 70,000 पारसी हैं, उनमें से 69,000 अकेले भारत में रहते हैं, ज़्यादातर गुजरात के और महाराष्ट्र के इलाकों में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आप पारसियों की वो भारत में पाएंगे। ये ग्रेटर ईरान से बिलोंग किया करते थे। अच्छा, पारसियों की जो कंट्रीब्यूशन है भारत में बहुत अधिक है। रिसेंटली एक मैगज़ीन में लेख छपा था कि विश्व का सबसे बड़ा दानी बिल गेट्स नहीं, जमशेदजी टाटा रह चुके हैं, टाटा ग्रुप के, ठीक है। रतन टाटा भी आपको आते हैं, ये सब पारसी हैं। आप SFJ मानिक शाह का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे भारत के महान सेनापति रह चुके हैं, फील्ड मार्शल रह चुके हैं, वो भी पारसी थे। भाभा जी जो कि एक फिजिसिस्ट थे, वो भी हमारे पारसी धर्म से ही बिलोंग किया करते। तो पारसियों का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश में अतुल्य है, क्योंकि इतनी से ही कम मुट्ठी भर पारसी, हम लोग 140 करोड़ और वो मुश्किल से 69,000। जैसे देखा जाए तो उनको सबसे पहले ज्ञान चाहिए, और ज्ञान अगर वो पा गए तो जहाँ वो रहते हैं तो वहाँ पे बस उस जगह को गुलिस्तान बना देते हैं। A few moments later. जो जबलपुर वाली ट्रेन है, जो कि जबलपुर से चलती है, वो जबलपुर से होते हुए अहमदाबाद से फिर जूनागढ़, और जूनागढ़ के बाद फिर सोमनाथ। एक्चुअली 1 घंटा ये लेट चल रही है, पैसेंजर बहुत कम है, तो संभावना ये रहती है कि ये शाम को 5:55 पे सोमनाथ पहुंचा देगी। बट अभी 1 घंटा लेट है, तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे यात्रियों को लगभग 6:30 बजे तक पहुँचाए। यार ये कवर अब कर रही थी, अगर इसका टाइमिंग देखें तो 8:10 पे ये अहमदाबाद पहुंचती है, बट ये एक्चुअली 7:55 पे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अहमदाबाद के लग गई थी। बिहार, मिज़ोरम और नागालैंड और गुजरात, ये 4 जो स्टेट हैं ये ड्राई स्टेट कहलाते हैं। ड्राई स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अल्कोहल सेल नहीं कर सकते, तो अच्छी बात है। नशे से दूर रहें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, दिख रहे हो। शाम के बज रहे हैं तकरीबन 6:45। ट्रेन थोड़ा लेट है, लगभग 1 घंटा, और हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।